So we are starting now. Last time क्या पढ़ा था हमने? Yes. सर मेरा है फर्स्ट क्लास। क्या है आपका? पहला क्लास है। पहला क्लास है, क्या नाम लेक्चर है? है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह। You are from which branch? थाने, right? आप थाने ब्रांच से हो ना, आनंद? हाँ जी सर। Okay, okay. Anas, you are from which branch? सर घाटकोपर। Ghatkopar. Okay. And Aniket, you are from? Aniket. हाँ सर, घाटकोपर। And Archana Ram? सर डोंबिवली। Dombivli. Okay. And Girish? सर डोंबिवली। डोंबिवली। और ये मोमिन अनस थाने। ऑनलाइन चालू थी सर, मेरी ब्रांच फिक्स नहीं, आपने थाने बोला था थाने। हाँ ओके ओके, थाने ब्रांच में हो ना, ओके नो इशू। थाने में भी हम लोग चालू करने वाले फिजिकल ब्रांच। इट इज अपोजिट टू मैकडोनल्ड। अभी हमने थोड़ा जगह चेंज किया है, जो पहले था ना हमारा, वहां से चेंज करके हमने अभी मैकडोनल्ड के सामने लिया है, पटेल अपार्टमेंट में। So we are going to start physical lecture from 25th most probably. सर घाटकोपर की फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? सब 25 तारीख सब चालू हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। है ना, गवर्नमेंट का है, अगर दोबारा लॉकडाउन लगे तो नहीं बोल सकता, बाकी जो अभी तक चल रहा है उस हिसाब से 25 तारीख से हम लोग चालू कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस। एंड सर डोंबिवली के भी चालू है ना? हाँ डोंबिवली का भी चालू हो जाएगा, 25 से सभी जगह चालू हो जाएगा फुल फ्लैश में, है ना। एंड Nikita Sirotkar, you are from Ghatkopar, right? थाने सर। अच्छा थाने, okay. And Sahil, you are from Sahil Sarod? दादर ब्रांच सर। Dadar branch, Sahil. Okay. So this is your first lecture or you have already attended the lecture? Hello? Yes, Sahil. This is your first? नहीं सर। Okay, attend करते हो ना आप पहले classes? हाँ। And this Pooja Patil, you are from? डोंबिवली सर। Okay. Fine, ठीक है. And Simran, you are from? Simran, you are from which branch? Simran, are you listening to me? Simran. Simran, you are from which branch? Hello? Hello? Yes, Simran, you are from which branch? Simran. Am I audible or not? सुनाई दे रहा सबको? यस सर। हाँ सर। तो सिमरन को सुनाई नहीं दे रहा क्या? सिमरन को सुनाई नहीं दे रहा क्या? Simran, you are from which branch? I'm asking you. See, those who will not tell, we will remove from the group. So we are removing Simran from the group if this is not responding. Simran, are you telling me you are from which branch or shall I remove you? Okay, fine. You are not telling anything. You are removed from the group. Then Snehal, you are from which branch? डोंबिवली। Okay, Sunil, Sunita. थाने। Okay, Tajid Sheikh. घाटकोपर सर, घाटकोपर। Okay. Vaidavi, you are from Dombivli, right? Yes, sir. Okay. And Tayesh Chalwadi. दादर।
दादर. Okay. Kanoj Dhulam, you are from Ghatkopar, right? Yes, sir. Okay, fine. Fine then. तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो वर्ब्स एंड टेंसेस पढ़ा था हमने. वर्ब्स एंड टेंसेस. राइट. लगभग सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे हमने. लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद है क्या क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट. दो स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, एक्चुअली तीन थे वो. सब्जेक्ट प्लस सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सेकंड इज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिफ्थ फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड वन इज सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो वर्ब सेकंड फॉर्म. ये रह गया था, ये नोट डाउन कर लेना. ये तीन टाइप के सेंटेंस बनते हैं मेन वर्ब से. ये तीन टाइप के सेंटेंस बनते हैं मेन वर्ब से. अच्छा, कई लोग नए हैं, ये वाला चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, लास्ट पोर्शन है ये, तो समझ में नहीं आएगा सबको. लेकिन अब इसके बाद जो शुरू करेंगे नया तो समझ में आएगा. तो पहले आधे घंटे का मैं रिवीजन देने वाला हूँ जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है. आज टेस्ट बोला था ना, सबको याद है? हाँ सर. पढ़ के आए हो ना? हाँ. ओके, गुड. तो यहाँ देखें आप, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या होगा? जैसे दे के बाद क्या आएगा? दे गो टू स्कूल डेली या दे गोज टू स्कूल डेली या दे वेंट टू स्कूल डेली. क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दे के बाद क्या आएगा? गो टू स्कूल डेली. तो डेली स्कूल जाते हैं. समझ में आया आपको? तो दे के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. अगर मैं लिख दूं ही, तो ही के बाद क्या आएगा? ही गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल डेली? गोज टू स्कूल डेली. और यहाँ पे क्या आएगा? ही या फिर दे, कुछ भी लगाओ. क्या आएगा यहाँ पे? वेंट. बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. ये तीनों में देखो बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तीनों से मेन वर्ब से बनते हैं डायरेक्ट. ये तीन ही सेंटेंस मेन वर्ब से बना सकते हैं. बाकी जितने भी सेंटेंस बनेंगे अगर मेन वर्ब आएगा साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू. ये वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे उनमें से कुछ ना कुछ लगेगा. बट ये तीन सेंटेंस है जहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के सर आवाज नहीं आ रही. हेलो सर. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी. सर यू आर नॉट ऑडिबल. सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब भी आई सर. सर पहले नहीं आ रही थी. ओके. मेरी आवाज तो वैसे ही बहुत भारी है यार. मेरी आवाज तो नीचे तक जाती है. लोग बोलते हैं सर इतना चिल्ला के पढ़ाते हो, है ना. चलो एनीवे, ये सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें से तीन सेंटेंस बना सकते हो. एक तो प्लूरल सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म. ये पास्ट टेंस में बनता है. जैसे दे वेंट टू स्कूल मतलब स्कूल गए थे. ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था. तो यहाँ पे ही और दे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा. लेकिन बीच में देख लो कहीं भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इनके बीच में देख लो आप. आपको समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लगा है? मेन वर्ब. यहाँ पे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. देख लो बीच में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कुछ भी नहीं है. डायरेक्टली क्या लगा है? मेन वर्ब. तो ये मेन वर्ब से बनने वाले तीन सेंटेंस बनते हैं. क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा और कोई सेंटेंस बना सकते हैं क्या हम लोग? बताओ. मेन वर्ब से डायरेक्ट नहीं बनेगा. क्लियर है? हाँ सर. यस सर. ओके. चलो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं. आपको बताना है, एक तो आपको बताना है कि उसमें क्या आएगा,
दूसरा बताना इसका मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सेंस में बोलना चाहते हो और क्या लिख रहे हो आप, और इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपसे बनना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस चलो इसे सेंटेंस बना के बताओ, सब्जेक्ट प्लस हैज ऐड के बाद फिर जो बनाते हैं सेंटेंस वैसा बनाओ, क्या बनेगा? He has had dinner। इसका मतलब क्या हुआ? उसने डिनर कर लिया था या कर लिया है? कर लिया सर है। हैड है ना, तो कर लिया है। कर लिया है। कर लिया है, क्योंकि ये जो हैड है इसके ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये किसका सब्स्टिट्यूशन है? वर्ब का थर्ड फॉर्म का Third form। सब्स्टिट्यूशन है। और डिनर सब्जेक्ट होगा। हाँ, तो ही हैज डन डिनर बोलो, he has फिनिश आएगा। taken dinner बोलो, he has taken dinner बोलो, या he has eaten dinner बोलो, मतलब eat, ate, eaten, take, took, taken, do, did, done, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का सब्स्टिट्यूशन है हैड। ये मैंने आपको बताया था। इधर आज हैज हैव हैड तीनों लगा सकते हो, बट सेकंड पार्ट हमेशा क्या होता है? हैड होता है, और ये हैड का मतलब क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कभी ये मत सोचना कि दो बार हैज हैड दोनों लगा दिया, कैसे लगा दिया? क्या बोल रहे हो? He has finished the dinner नहीं आ पाएगा ना? He has Finished the dinner। I'm not getting your word। He has क्या? He has finished the dinner। He has finished dinner। He has finished dinner, वही बोल सकते हो आप। तो ये भी देखो ना, फिनिश का फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आया ना। आप कुछ भी लगाओ, ये आपका हैड का सब्स्टिट्यूशन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, सेकंड वाले हर्ड का। अब पहले वाला जो हैज हैव हैड है वो उसमें बता, हैज लिखोगे तो है, हैव लिखोगे तो भी है, बट ये क्या होगा? दे हैव हैड डिनर, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। और अगर आप हैड लगा देते हो हैड, तो यहाँ पे ही या दे कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैड डिनर, मतलब हैड दो बार लगा दो, ही हैड डिनर या डन कर दो, मतलब वही आएगा। ही हैड मतलब डिनर कर लिया था। अब यहाँ मतलब था आएगा, बाकी इसमें भी है आएगा, इसमें भी है आएगा, भले ही आगे हैड लगा हुआ है, तो वह हैड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ना कि था है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ओके, देखो ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये, कि हैज हैड, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। आपके लिए चीज दोबारा रिपीट होगी, आप टेंशन ना लें। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ मैं, उनको पता होना चाहिए क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट था और ज्यादा लोग भूल जाते हैं इसको। अब मुझे बताओ, मुझे इंग्लिश में सेंटेंस बताओ। मैं तुम्हारा पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। इंग्लिश बोलो क्या आएगा? I am waiting since I last have 2 been hours। waiting for you since 2 hours। I Have I am waiting आई For हैज you, आएगा, since- हैव आएगा, क्योंकि आई सिंगुलर है ना, एक ही आदमी है ना, तो हैज have आएगा, हैव आएगा। have आएगा सर, have क्यों आएगा? क्यों आएगा? सिंगल आदमी है ना। I plural है। क्योंकि आई को प्लूरल मानते हैं, ध्यान रखना। बस खाली एक ही जगह आई सिंगुलर होता है, आई वाज, बाकी सब जगह आई प्लूरल के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। Yes। तो आई के बाद क्या आएगा? हैव। अच्छा, मुझे बताते जाना भाई, मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो बताते जाना मुझे। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैं पिछले 2 घंटे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव Been waiting for I you। have been वेटिंग। waiting since 2 hours। एक मिनट, बिन आएगा कि बिंग आएगा? आई हैव बीन वेटिंग या बिन वेटिंग? बीन। सर Been। been आएगा बीन सर। आएगा, बीन बीन बिन डबल आएगा, ई एन। बिन आएगा। क्योंकि बिंग डबल क्यों आएगा? आईएनजी नहीं आएगा, डबल आईएनजी बीन नहीं के आता। बाद डबल आईएनजी नहीं आता है। सर। बिंग दो के बाद बार आईएनजी लगा, ING दोबारा आईएनजी नहीं आता। ओके, दूसरा कारण क्या है कि बिंग के पहले क्या आता है? हैव नहीं होता। बिंग अगर लगाना है तो बिंग के पहले क्या लगाना पड़ेगा? भी वो बात है। एम, आर, भी वो वाज, आएगा। वर, ये 5 के साथ ही बिंग लगता है, किसी और के साथ बिंग लगता ही नहीं है। इज बिंग, Yes, एम बिंग, आर बिंग, वाज बिंग, वर बिंग, बाकी हैज हैव बिंग के साथ बिंग लगता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो बिंग जो होता है नहीं आएगा। बिंग क्योंकि किसके साथ लगता है? टू बी वर्ब के साथ लगता है। टू बी वर्ब में क्या क्या आते हैं? 5 आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हैव के साथ क्या आएगा? आई हैव बीन आएगा। तो हैज हैव हैड का क्या आता है? बीन आता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है? बी आता है। बी। टू हैव वर्ब के साथ क्या आता है? हैज हैव। टू हैव वर्ब मतलब हैज हैव हैड के साथ क्या आता है? बीन आता है। Been। और टू बी वर्ब जो होता है, टू बी वर्ब मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ क्या आता है? बीइंग आता है।
और तीनों भाई बहन है, दोनों डीएनए सेम है, बी बी बी, तीनों भाई बहन का डीएनए सेम। ये बड़ा भाई है, ये दोनों बहन है, बड़ी बहन छोटी बहन। याद है मॉडल वर्ब में क्या होता है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। जो विल बी, शैल बी, कुड बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, ये। और यहाँ पे आएगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और यहाँ क्या आएगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। क्लियर है? हाँ, आई हैव बीन वेटिंग। चलो ये क्लियर हो गया। आई हैव बीन For वेटिंग you. since फॉर यू, फॉर since यू। Past 2 hours. so एक since मिनट, आ गया तो पास नहीं आएगा ना? एक मिनट। सिंस या फॉर लास्ट 2 लास्ट 2 आवर्स। अब मुझे बताओ क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू Since. सिंस लास्ट 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स? Since 2 hours. नहीं, ये For फिक्स टाइम sure. नहीं है। फॉर For द लास्ट आएगा। 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है। और ये द क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड लास्ट, ये जितने भी होते हैं दे आर टर्म्ड एज ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स से पहले हमेशा द लगता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द सेकंड लास्ट। समझ में आ रहा है since आपको? 2 hours नहीं आएगा ना सर? Since क्यों नहीं आएगा? सिंस आएगा बेटा, लेकिन कैसा आएगा? सिंस मॉर्निंग आ सकता है, सिंस 5 o'clock आ सकता है। मतलब आपको सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है। फॉर जो होता है इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है। फॉर द लास्ट 2 आवर्स, आपको पता है कि कौन से 2 घंटे? फॉर द लास्ट 2 आवर्स नहीं पता। नहीं पता। लेकिन अगर बोलो सिंस मॉर्निंग, जो फिक्स टाइम होता है मॉर्निंग। अब बोलो सर मॉर्निंग में तो लंबा होगा, लेकिन सिंस मॉर्निंग फिक्स माना जाता है। सिंस देन, तब से वेट कर रहा हूँ। देन भी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन देन मतलब तब से, मतलब दिमाग में आता है वो फिक्स टाइम है। सिंस 7 o'clock फिक्स टाइम है। सिंस जनवरी आएगा, सिंस फरवरी आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर गया फॉर द लास्ट 3 months, फॉर द लास्ट 3 months, 3 months। अगर मंथ्स का नाम है सिंस 1980 आएगा, मतलब ईयर का नाम है, मंथ्स का नाम है, वीकडेज का नाम है। सिंस मंडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक का नाम है। बट यहाँ क्या आएगा? 2 आवर्स फिक्स टाइम नहीं है, 3 months फिक्स टाइम नहीं है, 3 years फिक्स टाइम नहीं है, 3 days फिक्स टाइम नहीं है, 3 hours, 2 hours फिक्स टाइम नहीं है। बट वही डेज की जगह तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो सिंस आएगा। 7 o'clock सिंस आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सिंस आएगा। 1980, 1979 फिक्स टाइम आएगा, सिंस आएगा। Okay. क्लियर है? समझ में आया आपको? सिंस फॉर का थोड़ा बहुत Yes, बेसिक yes. कंसेप्ट। सिंस इज फॉर फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर द लास्ट 2 hours। चलो इसका और तुम्हारा फाइन। अब यहाँ बताओ मुझे, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? आई डू, या मैं First. बोल रहा हूँ दे First. डिड, फर्स्ट फॉर्म से। For या first form. और यहाँ पे लिखा मैंने ही डज, और दे यहाँ पे ही कुछ भी लगा दो, ही दे जो भी लगाना है। दे, ही प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कौन सा आएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? पहले वाले में First form. First form. आएगा। और सेकंड वाले में? तीनों में first form. तीनों फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? डज हो, डिड हो, डू हो, तीनों के साथ वर्ब कौन सा लगता है हमेशा? First form. फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। सर रफ मत करो सर। हाँ, नहीं ऑलरेडी पढ़ा दिया ना ये तो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। खाली 1 मिनट। ये तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। तो आई डू नो यू पर्सनली, आई डू नो हिम पर्सनली, आई डू नो हिम पर्सनली। मैं उसको पर्सनली जानता तो हूँ, और ये डू लग गया मतलब क्या होता है? करता तो हूँ। आई नो हिम पर्सनली मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैं लगा दूं आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई नो हिम पर्सनली, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। आई डू नो हिम पर्सनली मतलब क्या हुआ? फोर्स देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, हाँ जानता तो हूँ। किसने बोला नहीं जानता हूँ मैं?
अरे समझ में, तो आई डू गो देयर, मैं जाता तो हूँ वहां पे, आई डू गो टू क्लास डेली, मैं डेली क्लास जाता तो हूँ, किसने बोला नहीं जाता हूँ, बताओ लेके आओ सामने। समझा है आपको? ये डू, डिड, डज, और डिड मतलब क्या होता है, पास्ट में होता है, था थे थी। डू होता है प्लूरल के साथ, जैसे आई, दे डू गो टू स्कूल डेली, ये प्लूरल के साथ लगता है डू। सिंगुलर के साथ लगता है ही, शी, इट के साथ लगेगा डज, और ही प्लूरल या सिंगुलर कोई भी हो क्या लगेगा, डिड। लेकिन इधर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपका पहला क्लास है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो रब करो अब ये। Yes, sir. ये एस मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, या नाम बताओ। टू बी वर्ब में क्या क्या आता है? Is, am, are, was, were. इज, एम, आर, was, were, ये 5 को इंग्लिश में टू बी वर्ब कहते हैं, इनका नाम टू बी वर्ब है। ये टू बी वो टू बी नहीं है, दिस इज टू बी डन, वाला टू बी नहीं, टू बी नाम है इनका। जैसे मेरा नाम अशोक है, आपका नाम सीता, गीता, रीता, जो भी नाम होगा उस हिसाब से टू बी नाम है। इज, एम, आर, वाज, वर्ब 5 के लिए। और टू हैव मतलब क्या होता है, हैज, हैव, हैड। और टू डू मतलब क्या होता है, डू, डज, डिड, डन नहीं होता है। और मॉडल वर्ब मतलब क्या होता है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। ये मॉडल है, मॉडलिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब, टू बी वर्ब प्लस टू। यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्यों? यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा, सही बात बोल रहे हैं, नहीं क्यों आएगा? और मतलब क्या निकलेगा इस ये सेंटेंस में? काम चल रहा है, उसका मतलब आता है Sir, चालू। to के बाद verb का first form ही आता है। बस ये Infinitive. इंपॉर्टेंट है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव कहलाता है। कहीं भी हो आपके, अगर कोई आपको मतलब एक कहानी चल रही हो, बीच में ब्लैंक लिख दिया हो, इसके पहले टू लगाओ, और आपके पास 5 ऑप्शन हो, एक में आईएनजी लगा हो, एक में ईडी लगा हो, एक में एलवाई लगा हो, और एक में मतलब सिंपल जैसे मतलब एक वर्ड दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, इस पर टिक मारोगे। इसका मीनिंग भी नहीं पता आपको, इसका मतलब भी नहीं पता आपको, वर्ड का मतलब ये जिंदगी में कभी सुना ही नहीं ऐसा वर्ड, और इस वर्ड को भी जिंदगी में नहीं सुना, लेकिन दिख रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस पर टिक मार के आओगे यहाँ पे ब्लैंक में, Verb का first इसमें form. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया आपको कहाँ काम आता है ये? हाँ ऐसा कोई सर। नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सिखाने के लिए है। पूछा आपसे ऐसा जाएगा, एक कहानी चल रही होगी, एक पैसेज आएगा, पैसेज के अंदर 5 ब्लैंक होंगे, तो ब्लैंक में भरने के लिए आएगा, और आपके पास 5 ऑप्शंस आएंगे, उसमें चूज करना रहेगा। लेकिन वहां पे हेल्प करता है, टू लगाए तो टू के बाद 2-3 चीज आ सकती है, तो आईएनजी आएगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन टू के बाद आईएनजी कब आता है, जब टू एज ए कब यूज किया जाता है, एज ए प्रेपोजिशन। बताया था ना आपको। जैसे मैं बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग के बाद हमेशा ही टू आता है ना, फिक्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन यू रिपीट, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन आईएनजी आ सकता है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू नहीं लगाए, एक सिंपल आई वांट टू गोइंग नहीं हो सकता, आई वांट टू गो होगा। समझा? अगर टू के पहले वाला जो वर्ड लगा है वो फ्रेजल वर्ब है, जहां पे प्रेपोजिशन की तरह टू यूज किया जा रहा है, तो आईएनजी आ सकता है। यदि नॉर्मल है तो टू का हमेशा क्या आता है, 90% टाइम क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर मान लो यहाँ पे लिखा है ना आपका प्रेपोजिशन है ना इन्फिनिटिव है, और टू सिंपल दिया है, जैसा है कि गिव इट टू, अब फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, अब यहाँ पे ये सब वर्ब नहीं आएगा, फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, जैसे गिव इट टू मी, गिव इट टू देम, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हर। तो ये 3 चीज आ सकती है। टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आएगा, या फिर टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। ये 3 ही चीज टू के बाद आ सकता है कभी भी। समझ में आया आपको? और कंसेप्ट समझ में आया कब कब क्या क्या लगेगा? कहानी के आपसे आपको देखना पड़ेगा कि टू के बाद मी वाले ऑप्शन है, मी, हिम, दे ऐसा ऑप्शन है, या टू के बाद वर्ब वाले ऑप्शन है, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, ये 2 ऑप्शन है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे टिक मारना है, तो 90, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रेपोजिशन है कि नहीं है, तो अगर आपको फिर भी टिक मार के आना, तो किस पे मार के आओगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म पे या फर्स्ट फॉर्म पे? फर्स्ट फॉर्म पे, क्योंकि वो 99% केस में इन्फिनिटिव ही होता है। 1% सेंटेंस ऐसे बनते हैं जहां पे आईएनजी यूज होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देने का। समझा आपको ये चीज? सर मतलब मेरे क्या को एक निकलेगा? डाउट था सर। हाँ बोलो। सर आपने थोड़े
आई गेस 2 मिनट पहले बताया था सर, आईएनजी के साथ मतलब बीइंग के साथ में एनीथिंग डबल आईएनजी नहीं लगता सर, उसको डिफाइन कीजिए ना, क्यों नहीं लगता है? क्या बोल रहे हो? बीइंग के साथ में बी आई आई लास्ट में आईएनजी रहता है, उसके साथ में फिर एनीथिंग का आईएनजी, डबल आईएनजी क्यों नहीं लगता सर? नहीं, आईएनजी नहीं लगता ना बेटा, क्योंकि बीइंग का मतलब क्या होता है, काम ऑलरेडी हो रहा है, बीइंग। अब यहाँ पे दोबारा आईएनजी लगा दोगे तो तुम सोचो ही इज, अब मैं बोलूं ही इज बीइंग वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अब ऐसा बोल दो, चलो ही इज बीइंग, ही इज हमारा वॉचवर्ड के साथ बीइंग लगता, बताया था ना आपको, ही इज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इंतजार कर रहा है खाली एक बार, यहाँ पे बीइंग का मतलब ही कर रहा है। अब वेटिंग का आईएनजी का मतलब क्या हो रहा है, वो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है, ऐसा बोलोगे, कितने बार रहा है, सुपर क्लोज हो गया ना, डबल डबल आईएनजी नहीं लग रहा आपको, ऑलरेडी आईएनजी लगा है ना, बी के साथ ऑलरेडी आईएनजी लगा दिया आपने, अब दोबारा फिर वेट के साथ आईएनजी क्यों लगाओगे? और ऐसा भी बिंग के बाद आईएनजी आ ही नहीं सकता, बिंग के बाद हमेशा ध्यान रखना, ही इज बिंग के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस का बनता है, कभी एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनता ही नहीं बिंग से। जैसे ही इज बिंग पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है या दिया गया है? ही इज बिंग पनिश्ड, दिया जा रहा है, ध्यान रखना, आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म है। ही इज बिंग पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। ही इज बिंग स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, उसको बिना मतलब के डांटा जा रहा है। समझ में आया? काम चल रहा है तो बिंग का मतलब भी होता है काम चल रहा है, लेकिन बिंग के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसमें ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना सेकंड फॉर्म आता है, ना आईएनजी फॉर्म आता है, ना एसओएस फॉर्म आता है। बिंग के बाद 100% टाइम क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और जो सेंटेंस बनेगा उसमें कभी भी इस बंदे ने काम नहीं किया होगा, सब्जेक्ट ने, इसके साथ ही कुछ हुआ होगा। मतलब ये मार के नहीं आएगा, ये पिट के आएगा, ये सिगरेट नहीं पिएगा, ये बाजू वाला पिएगा तो सूंघेगा। समझ में आया ना? पैसिव स्मोकर है तो पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव स्मोकर नहीं है, नहीं तो एक्टिव वॉइस बनता है। जो खुद पीता है वो एक्टिव स्मोकर होता है, जो बाजू में खड़े होकर मजा लेता फ्री में, उसे पैसिव स्मोकर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझा आपको ये चीज? कोई डाउट? ही इज बीइंग पनिश्ड मतलब उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया बिंग का एक पार्ट, ये जो वर्ब के साथ यूज किया जा रहा है। एक बिंग बिना वर्ब के भी यूज किया जाता है, वो मैं आपको बताया था कि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए आपका बिंग को लेकर के। मैंने ऑलरेडी बी बिन बिंग को बताया, फिर भी बता देता हूँ। ये रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत आता है टेंसेस को लेकर के। अभी आपको इतना पढ़ा दिया, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कोई नहीं रोक पाएगा, कभी आप गलत नहीं बोलोगे कभी। बिंग, अब यहाँ पे बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बिंग अ टीचर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा सेंटेंस सुना है आपने? हाँ सर। तो ये जो बिंग होता है, इसका मतलब होता है होने के नाते, होने के नाते या होने के कारण, ऐसा बोलते हैं ना, टीचर होने के कारण या मतलब पेरेंट्स होने के कारण, नाते, ऐसा बोलते हैं ना, उस रिश्ते से, मतलब इन द रिलेशनशिप विद, है ना, बिंग इन द रिलेशनशिप विद, मतलब बिंग ए फ्रेंड ऑफ माइन, Being you a should student, it's your being a responsibility. हाँ, being a student, It's your responsibility to हाँ, study. being a student, being the principal of, being the director of the class, being the director of the class। जैसे मैं बोलूँ कि I being the director of the class, I being the director of the class can take such type of decisions, can take such type of tough decisions। तो being मतलब क्या होता है, होने के नाते। यहाँ पे being के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, ना पैसिव वॉइस बन रहा सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बिंग का मतलब क्या आ रहा है, वर्ब लग ही नहीं रहा ना, यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट चल रहा है। बिंग मतलब क्या होता है, होने के नाते, मतलब उस रिलेशनशिप में। ये भी एक बिंग का यूज होता है, जो वो टेंसेस वाले बिंग से अलग है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं कुछ, यहाँ बिंग मतलब क्या होता है, ये मतलब निकलता है होने के नाते। जब बिंग ए पोस्टमैन, बिंग ए प्रिंसिपल, बिंग द प्रिंसिपल, बिंग ए स्टूडेंट, बिंग ए पेरेंट, बिंग ए चाइल्ड। समझ में आ रहा है आपको? बिंग मतलब क्या होता है, होने के नाते। बिंग द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, मतलब होने के नाते। और मैंने बताया था बिंग का मतलब क्या होता है, होना, रहना, करना, बनना, चार मतलब होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक बिंग आपने पढ़ा पैसिव वॉइस वाला, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और एक बिंग आपने ये वाला पढ़ा जिसमें मतलब निकलता है होने के नाते या होने के कारण। जैसे मैं बोलूं कि कई बार ऐसे ही बात किया जाता है, बिंग, अब वो पोस्ट वोस्ट नहीं होता, नॉर्मली बिंग के बाद पोस्ट लगा रहे थे ना अभी तक हम लोग। पोस्ट मतलब पोजीशन,
मतलब आपकी क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, या क्या रिलेशन है, ऐसा हम लोग बात कर रहे थे ना। और ऐसे बोल सकते हैं being it a rainy day, I have shifted my meeting to some other day. Being it a rainy day होने के कारण, समझ में आ रहा है? Being it a rainy day मतलब क्या होता है? बारिश के दिन होने के कारण I have shifted my meeting to some other day. तो being मतलब क्या आ रहा है? होने के कारण या होने के नाते। being a friend of mine, you should support me. मेरे दोस्त होने के कारण तुमको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। being a friend of mine, you should support me. समझ में आ रहा है आपको? being मतलब होने के नाते, होने के कारण, Yes, sir. है ना? क्लियर? को डाउट है इसमें अभी तक? बिंग के बाद समझ में आपको? बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस बनेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया गया है। और बिंग के बाद पोस्ट, पोजीशन, रिलेशन अगर ऐसा कुछ बता रहे हो या कुछ होना बता रहे हो आप, तो मतलब निकलता है होने के कारण या होने के नाते। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यहाँ कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का? सर फर्स्ट आएगा ना, टू है करके। आई एम टू। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? आई एम टू लीव नाउ, मतलब क्या है? मैं अभी जाने वाला हूँ। जाने वाला हूँ या जाना है? मुझे अभी जाना है। मुझे निकलना है। मुझे निकलना मुझे निकलना है। आई एम टू लीव नाउ, मुझे निकलना है। दे आर टू लीव, और दे आर टू लीव फॉर मीटिंग, उनको मीटिंग के लिए निकलने वाले हैं। तो यहाँ मतलब क्या थोड़ा निकलता वाला है? फर्स्ट वाला जो आई एम टू लीव नाउ थोड़ा सा अलग, अजीब नहीं लग रहा है थोड़ा पढ़ने के लिए? नहीं, गलत नहीं लग रहा है। आई एम टू मतलब होता है वाला हूँ। आर टू मतलब होता है वाले हैं। इज टू मतलब होता है वाला है। और क्या बचा? वाज टू मतलब क्या होता है? वाला था। और वर टू मतलब होता है वाले थे। इनफैक्ट अगर आप भी बोलो तो काम के लिए बोल सकते हो। काम करने वाला हूँ, काम करने वाले हैं, काम होने वाला है, काम होने वाला था, काम होने वाले थे। तो वाला का मतलब बहुत सारा निकलता है ना। इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, मतलब क्या होता है? होने वाला है या होने वाला था, वैसा मतलब निकलता है इनका। और एम टू मतलब होने वाला हूँ, जैसे आई एम टू लीव नाउ, मैं निकलने वाला हूँ। अगर आप बोलते हो, एक और सेंटेंस बोला जाता है आई हैव टू लीव नाउ, ये आपने सुना होगा। What I have to about leave this? now. I am Yes. about to leave. I am about to leave, चलो चल जाएगा ना। I am ये भी सुना होगा। I am about मैं to अभी leave जस्ट now. निकलने वाला हूँ मतलब ना। हाँ, I am about to leave now, मैं अभी निकलने ही वाला हूँ। They are about to leave for meeting. He was, जैसे बोलूँ कि he was about to say something, वो कुछ कहने ही वाला था। He was about to say something, समझ में आया आपको? He was about to say something. They were about to inform us, वो हमें इन्फॉर्म करने ही वाले थे। तो यहाँ पे ये मतलब होता है, और आई हैव टू लीव नाउ मतलब मुझे निकलना है, कंपल्सन है। हैव टू मतलब क्या हुआ? मजबूरी। ये मजबूरी है आपकी, कंपल्सन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैव टू का मतलब क्या होता है? कंपल्सन। और एम टू मतलब बस करने वाला हूँ या करने ही वाला हूँ। और अबाउट लग गया मतलब क्या होता है? करने ही वाला हूँ, ये ही लग जाता है हिंदी में। जाने ही वाला हूँ, वो बोलने ही वाले थे, वो कुछ कहने ही वाला था, तो ही लग जाता है अबाउट का मतलब। अबाउट मतलब वो बारे में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अबाउट मतलब यहाँ पे ही है, जबकि अबाउट मतलब होता है अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अबाउट मतलब बारे में भी होता है। अबाउट मतलब यहाँ से क्या आता है? ही का। जैसे हिंदी में होता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि हिंदी में भी एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे
लगा, सिंपल से ले लो, लगा। पेड़ पे आम लगा है, ये क्या लगा रखा है, कैसा लग रहा है, लगे रहो। हाँ, मुझे ऐसा लगा। तो एक लगा मतलब पेड़ पे आम लगा मतलब अटैच है, अटैच है। मुझे ऐसा लगा मतलब आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब कंटिन्यू। लगे रहो मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू। फिर और बताओ लगा का मतलब, अब देख रहे हो एक ही वर्ड हिंदी में तो एक ही है ना, लगा, लेकिन यहाँ पे एक लगा का मतलब क्या हुआ, अटैच। एक लगा मतलब आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं लग रहा है। और लगे रहो मुन्ना भाई, कंटिन्यू, गो ऑन, है ना, कंटिन्यू, ऐसे ही लगेगा। और बताओ, उसकी तो लग गई, लगना वो भी होता है ना, लग गई उसकी, लग गई मतलब क्या होता है, गॉन, डन, जो भी समझ में आया। तो अलग अलग वर्ड, एक ही वर्ड के बहुत जगह पे सेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज होता जाता है। ये कैनॉट से इस वर्ड का यही मतलब होता है। वर्ड का कभी अपना खुद का मतलब नहीं होता है, लोग गलतफहमी में है। वर्ड वोकैबुलरी याद करते हैं ना, मैं बोलता हूँ वर्ड का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, उनका कोई वजूद नहीं होता है। वर्ड का मीनिंग आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है। चेयर का मतलब क्या होता है, बोलो सही से, बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो। चेयर का मतलब क्या होता है? कुर्सी सर। कुर्सी है। और पॉलिटिशियंस कुर्सी के लिए लड़ते थे क्या, उनको कुर्सी नहीं खरीद सकते? इतना पैसा नहीं है, इतनी औकात है हमारे देश के पावर politicians के लिए की। सर लड़ते हैं, Power कुर्सी पे जो बैठने वाले को पावर मिलती है। तो ये बताओ मुझे, वो चेयर का मतलब क्या हुआ, पावर, पोजीशन, ये हुआ कि नहीं हुआ मतलब? हाँ। तो चेयर का मतलब कुर्सी हुआ क्या, लेकिन डिक्शनरी में चेयर का मतलब क्या मिलेगा, पावर मिलेगा क्या? उसको थ्रू, उसके थ्रू वो लोग पावर करते हैं ना, ऐसा मैं, पता अरे नहीं सर कुछ मैं वो कहानी नहीं पूछ रहा हूँ। सेंटेंस थ्रू चेंज होता है सब नहीं, वर्ड्स। डिक्शनरी में क्या मिलेगा मीनिंग चेयर का, आप ढूंढने जाओगे, एक कुर्सी सेंटेंस लिखा मिलेगा। है, कुर्सी politicians, मिलेगा। there is an election and all the politicians are fighting for to grab the chair. All the उसके politicians पीछे are, का सर मीनिंग समझ के लिखना पड़ेगा ना। आप समझ में आया ना आपको? तो वर्ड का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो मैं वही अपने कहना को चाहता अपनी हूँ। तरह से क्रिएट करके उसको प्रेजेंट करना है। हाँ, समझ में आया आपको? वर्ड का अपना कोई वजूद नहीं होता है, जो भी सेंटेंस बनेगा एज पर द सेंटेंस द वर्ड कैन अडॉप्ट दैट मीनिंग। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? तो चेयर का अपना कोई मतलब नहीं है। देयर इज एन इलेक्शन एंड ऑल द politicians are fighting to grab the chair. वहां चेयर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन या पावर। क्लियर है? समझ में आया आपको? नहीं, कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आपने इस वर्ड का ये मीनिंग बताया था, मैंने डिक्शनरी में देखा तो ये मतलब निकला। क्योंकि हिंदू पढ़ते हैं ना, तो वहाँ लिखा कुछ और रहता है, मतलब कुछ और निकलता है। और ज्यादातर लोग क्या होता है, डिक्शनरी में देख के आते हैं और लिटरल मीनिंग बताते हैं, मुझे सर इसका मतलब ये दिया था, लेकिन आपने उस दिन हिंदू पेपर में मुझे बोला कि इसका मतलब ये निकलता है। तो भाई मैं सेंटेंस के आपसे मीनिंग बताऊंगा या आपको डिक्शनरी के आपसे मीनिंग बताऊं, ये बताओ आप। सेंटेंस के आपसे मीनिंग चेंज होगा ना। अब आप बोलो नहीं सर चेयर तो मैंने देखा था डिक्शनरी में, किसी भी आप गूगल पे भी सर्च मार लो, चेयर मतलब तो कुर्सी होता है, सर देखो बना लो चेयर मतलब पावर होता है। पावर तो अलग चीज हो गई सर। अब मैं क्या जवाब दूं उस चीज का, बताओ? ये आपका नॉलेज कम है या मेरा नॉलेज बेवकूफी है, ज्यादा नॉलेज? सर क्लास से निकाल दो, ऐसा पूछेगा वो। क्लास से निकाल दूं? नहीं बाबा, ऐसा नहीं करता, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया बेटा आपको? हैव टू मतलब क्या होता है, ये मजबूरी वाली बात होती है। और एम टू मतलब वाला हूँ, वाले हैं। और अबाउट टू मतलब वाले ही हैं। क्लियर है चीज, समझ में आया आपको? नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग उस हिसाब से पढ़ाते हैं। मैं देखा इंग्लिश पढ़ाने वालों को भी, टीचर्स को भी देखा मैंने कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट बहुत लोग खुद पे क्लियर नहीं रहते हैं और पढ़ाने लगते हैं, कि उनको लगता है बस थोड़ा बहुत जो किताबों में दिया तो वही पढ़ा दो, खत्म कहानी। बच्चे कहाँ ढूंढेंगे, ज्यादा डिक्शनरी में ढूंढेंगे, किताबों में ढूंढेंगे, उससे बाहर थोड़ी जाएंगे। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव टू वर्ब। वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। क्यों? अगेन First टू form, है, ये two मत है देखना, सर। ये मत देखना सर हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना। बीच में टू आ गया ना, बात हाँ। खत्म हो जाती है वहीं पे। टू आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मत देखना सर हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। हैव पीछे, हैव के बाद टू लग गया, हैव टू है वो। मॉडल वर्ब में क्या क्या आते हैं? 11 आते हैं। कौन कौन से? will, विल, shall, will, would, वुड, shall, should, शैल, शुड, can, और could, can, could, Can. कैन, कुड, गुड, may, might, must, मे, माइट और must,
Must. to out to मस्ट Ought Used to. to. Ought to. और टू। यूज टू मतलब क्या होता है? आदत वो चीज में था। आदत में है। जैसे व्हेन आई वाज यंग आदत। आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ा करता था। और टू क्या होता है? वही मतलब होता है जो शुड का नॉर्मल Respected. मीनिंग होता है। शुड मतलब क्या चाहिए? चाहिए। जैसे यू शुड गो देयर, और बोलो यू ought to obey your my parents. instructions। नहीं खाली पेरेंट पेरेंट मत करो हर बात, तो नया सेंटेंस बनाओ ना। इंस्ट्रक्शंस, यू ought to obey my instructions। पेरेंट्स में टीचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दोनों जगह मीनिंग बताओ। शुड का मतलब क्या होता है? यू शुड गो देयर मतलब क्या हुआ? तुम्हें वहां जाना तुम्हें वहां जाना होगा। जाना चाहिए। या शुड का मतलब क्या है? चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड अटेंड हिज पार्टी, यू शुड अटेंड हिज वेडिंग पार्टी, है ना। सर यू शुड गो देयर। फर्स्ट वाले में मतलब you- खाली बोल रहा है जाना चाहिए, वो डायरेक्ट ये हाँ नहीं कह रहा जाना है चाहिए। जाना और ही पड़ेगा। यू मस्ट गो देयर मतलब जाना ही चाहिए, पक्का हो गया, जाना ही चाहिए। okay। यू मस्ट गो देयर। और यू ought to obey your my instructions मतलब आपको जो मैंने बोला मेरे वो फॉलो instructions करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। यही दोनों बताना में चाह रहा था मैं। चाहिए कहीं मीनिंग आती है ना सर। हाँ चाहिए में नहीं आता। शुड हो या ought to हो, मतलब दोनों का सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है शुड नॉर्मल सेंटेंस में बताया जाता है और ought to वहां होता है जहां पे रिस्पेक्ट वाली बात होती है, ऑब्लिगेशन वाली बात होती है, तो वहां पे ought to लगाते हैं। बाकी दोनों मीनिंग सेम। यस सर। समझा आपको? हाँ सर। जैसे यू ought to obey your parents, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। यू ought to obey my instructions, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए। जहां रिस्पेक्ट की बात आएगी तो ought to। यहाँ ये बोलते यू शुड obey my instructions, ऐसा लग रहा है लट मार रहे हो आप। यू शुड obey your parents बोलने में वो भी गलत नहीं है। यू शुड obey your parents, आपको अपने पेरेंट बात माननी चाहिए, ऐसा लग रहा है बनवा रहे हो बात को। और यू ought to obey your parents मतलब आपको अपने पिताजी की बात माननी चाहिए, मतलब एक कृतज्ञता वाली बात आ जाएगी। गेटिंग इट? और यहाँ आप लगा दो यू ought to go there, ऐसा नहीं बोल सकते यू ought to go there, गलत है, क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, जाना है ना। क्लियर मीनिंग समझ में आया आपको? यहाँ पे जो रिस्पेक्ट देते हैं और टू में, ये हाँ। जो बंदे को अपन काम करने बोल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि सामने वाले बंदे को? नहीं, सामने वाले बंदे को। मतलब सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। जैसे मतलब यू ought to obey my instructions मतलब क्या हुआ? आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। अब इंस्ट्रक्शंस क्यों कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। आवाज गया सर। मैं आवाज गई आपकी। आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो या इंस्ट्रक्शंस की रिस्पेक्ट कर रहे हो? यू ought to obey my instructions आपकी। है ना? आपकी सर। मेरी कर रहे हो इनडायरेक्टली। अगर आप पेरेंट्स की बात मानते हो तो बात की रिस्पेक्ट कर रहे हो या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो? पेरेंट्स की। पेरेंट्स की। समझ में आया ना आपको? यहाँ सेंटेंस बनाओ क्या आएगा और मतलब क्या निकलेगा। जैसे यू यहाँ पे लगा दो, क्या लगा दो, इसमें कोई भी लगा दो। यू विल हैव टू गो देयर। यू विल हैव टू गो देयर मतलब तुम्हें वहां जाना, क्या तुम्हें वहां जाना होगा। जाना होगा। होगा, जाना पड़ेगा। हैव टू मतलब मजबूरी और विल मतलब गागेगी। यू विल हैव टू गो देयर मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा। सर वही मतलब है, जाना होगा, जाना और पड़ेगा। वी शैल हैव टू गो देयर हमें जाना होगा। जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा। हमें जाना हमें पड़ेगा। जाना पड़ेगा। बस वी और आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। और बाकी यू दे जितने भी होते हैं उन सबका क्या लगता है? विल लगता है। सर आप बोले बट थे सर मॉडर्न इंग्लिश जाना में होगा भी। या फिर जाना पड़ेगा तो मीनिंग तो सेम ही आएगी ना सर। नहीं नहीं, आपको समझ में आना चाहिए सर। यहाँ पे जाना होगा तो मतलब यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना होगा, वहां मतलब होगा जाना होगा। बट अगर यू शैल हैव टू गो देयर मतलब जाना पड़ेगा, ये ये कंपल्सन हो फ्यूचर गया। फ्यूचर फ्यूचर की डेट। फ्यूचरिस्टिक हो गया ना, ये फ्यूचरिस्टिक है। शैल और विल, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, यू के साथ और दे के साथ और बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। सिर्फ आई और वी दो के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, मतलब अपनी तरफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तरफ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? उंगली करो अपनी तरफ, कैसा आएगा? उंगली अपनी तरफ आएगा, ऐसा आएगा ना आई। और वी कहाँ पे आएगा? पीछे मेरे खड़े होंगे वो वी। लेकिन यू कहाँ पे आएगा? यू के लिए मैं उंगली कहाँ लगाऊंगा? सामने। दे के लिए कहाँ लगाऊंगा? उधर। ही के लिए कहाँ लगाऊंगा? उधर। शी के लिए कहाँ लगाऊंगा? उधर। तो जितने भी उधर खड़े हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है आपको? यू सेकंड पर्सन है सामने वाला और बाकी ही शी इट दे सब क्या है? थर्ड पर्सन है।
बट आई और वी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या लगता है? शैल और शुड लगता है। समझ में आया आपको ये चीज? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो अपनी तरफ उंगली अपनी तरफ आता है, तो आई। और क्या होता है? मेरे पीछे खड़े हुए लोग क्या कहलाएंगे? वी। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तुम सेकंड पर्सन हो, अकेले, एक ही वर्ड है यू। और बाकी ही, शी, इट, दे, माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, जितने भी सब क्या कहलाएंगे आपके? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और मैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल लगता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल लगता है। क्लियर है? मतलब लेकिन विल और शैल का एक ही आएगा, क्या? गागेगी, जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, वही सब मीनिंग आएगा। यू विल हैव टू गो देयर। देखो अगर मैं विल छुपा दूं तो यू हैव टू गो देयर मतलब जाना पड़ेगा या जाना है? यू हैव टू गो देयर पड़ेगा सर। जाना है, पड़ेगा नहीं आएगा, पड़ेगा गागेगी तब आएगा, विल आएगा। यू हैव टू गो देयर मतलब जाना है, और यू विल हैव टू गो देयर मतलब जाना पड़ेगा। आई शैल हैव टू गो देयर मतलब जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर मतलब जाना है। समझा मीनिंग आपको? हाँ सर। हाँ सर। समझा सर पर एक डाउट है सर, आप बोलो। लास्ट लेक्चर में बोले थे कि आई के साथ मतलब अभी मॉडर्न इंग्लिश में भी आई के साथ will मॉडर्न इंग्लिश में लगता है। मैं देखो मना नहीं कर रहा हूँ, आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ मतलब ये डेफिनेट है चीजें, डेफिनेट मतलब निश्चित है कि ऐसा होगा। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, डेफिनेट हो जाता है, तो हम लोग आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन जो पुराने जमाने की इंग्लिश है उस हिसाब से आई और वी के साथ शैल लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको अभी काम नहीं आएगा। लेकिन जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी, रेलवे में तो खैर आता है इंग्लिश, जब एसएससी की तैयारी करोगे ना, बैंक में तो काम नहीं आएगा, एसएससी में आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये चीज देखा जाता है आज भी पुराने जमाने के हिसाब से। क्योंकि एसएससी में क्या आता है, 25 क्वेश्चन आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, और 25 क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए। 50 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, प्री में नहीं आता है। प्री में तो 25 क्वेश्चन होते ही हैं इंग्लिश में, लेकिन मेंस के एग्जाम में 200 मार्क्स का पेपर होता है, एंड आउट ऑफ 250 मार्क्स का पेपर जो होता है सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होता है। मतलब नरेशन एंड वॉइस पे 50 मार्क्स होता है, बाकी 150 मार्क्स में पूरा पेपर होता है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर जब आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर बाहर आई लगा है, आई सेड, तो फिर क्या आएगा? शैल का शुड बनेगा या वुड बना दोगे वहां पे? समझा आपको? तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी आप, वहां हाँ सर, एक्सेप्टेबल नहीं है समझा। वो चीज, वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज होता है ओके सर। है ना, कि वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी दुनिया भर में बोलने में तो यार बहुत कुछ गलत बोलते हैं, चलता रहता है सब। कोलिक्वल लैंग्वेज होती है, मालूम है कोलिक्वल लैंग्वेज क्या होता है? बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा में बहुत कुछ गलत बोलते हैं हम लोग। बोलचाल की भाषा में तो यही बोलते हैं कि लेकिन बोलूँ कि जैसे कई लोग मुझसे मिलने आते हैं और मुझसे बोलते हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग वाले आते हैं, या कोई मतलब कई लोग मुझे फोन पे भी कॉल करते हैं, मार्केटिंग वाले बोलते हैं, आर यू द कंसर्न पर्सन ऑफ फोकस क्लासेस? आर यू द कंसर्न पर्सन ऑफ फोकस क्लासेस? ये सेंटेंस सही है गलत है पहले तो आप बताओ। और मतलब ये निकलता है कि सर आप ही मालिक हो क्या, या आप ही मतलब संबंधित व्यक्ति हो क्या फोकस क्लास से जिससे बात करनी है? आर यू द कंसर्न पर्सन ऑफ फोकस क्लास? समझ में आ रहा है ना? मीनिंग यही हो रहा है ना? आप ये बोलना चाहते हो ना, आप ही हो क्या जिससे बात करनी है मुझे? तो आर यू द कंसर्न पर्सन ऑफ फोकस क्लास सेंटेंस सही है गलत है? सर डू यू भी हो सकते हैं ना? नहीं वो सही है। डू तो मतलब क्या होता है? तातेती होता है ना। डू यू द कंसर्न पर्सन, तुम कंसर्न पर्सन होते हो क्या? तो सर होते हो आर ऐसा यू द काम ओनर ऑफ फोकस क्लासेस भी आएगा ना? अरे बाबा ओनर तो हो ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर यू द ओनर बोल दो, आर यू द डायरेक्टर बोल दो, तो ग्रामर की बात कर रहे हैं। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ। कंसर्न पर्सन वर्ड सही है कि नहीं, मैं सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान दूं, ये वर्ड सही है क्या, इसका मतलब क्या निकलता है? और ये 99% लोग यही बोलते हैं, ये बता दूं मैं आपको। जब भी कोई मिलता है बोलते हैं सर आर यू द कंसर्न पर्सन, किससे पहली बार मिलते हैं तो, और उनसे काम होता है। तो कंसर्न पर्सन का मतलब होता है गलत लग परेशान रहा है व्यक्ति, परेशान व्यक्ति।
गलत लग रहा है क्या सर। आप परेशान व्यक्ति हो फोकस क्लास के? मैं बोलता हूँ हाँ मैं डायरेक्टर हूँ तो परेशान तो रहता हूँ। ठीक है, आर यू द कंसर्न पर्सन मतलब क्या होता है? क्या आप परेशान व्यक्ति हो? जैसे बोलता है ना, आई एम हाईली कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर सुने। इसका मतलब क्या होता है? मैं आपके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। तो आर यू द कंसर्न पर्सन और फोकस क्लास मतलब फोकस क्लास के चिंतित व्यक्ति या परेशान व्यक्ति आप ही हो? तो क्या मैं कह देता हूँ हाँ सर मैं ही हूँ, बताओ क्या हुआ? और कोई टेंशन देने वाले हो क्या? और यहाँ भी ये देख लो, आई एम हाईली कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर मतलब क्या हो? मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हूँ या परेशान हूँ। ठीक है, तो कंसर्न के बाद क्या आ रहा है? योर आ रहा है। तो कंसर्न के बाद पर्सन का मतलब होता है परेशान व्यक्ति या चिंतित व्यक्ति। एक्चुअली होना क्या चाहिए? कंसर्न पर्सन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आर यू द पर्सन कंसर्न। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप रिलेटेड पर्सन हो, संबंधित व्यक्ति हो क्या? इसका मतलब होता है रिलेटेड पर्सन, या हिंदी में बोलते हैं इसको संबंधित व्यक्ति। क्या आप ही संबंधित व्यक्ति हो क्या इस काम के लिए? तो पर्सन कंसर्न होगा या कंसर्न पर्सन होगा? लेकिन 99% लोग क्या बोलते हैं? आर यू द कंसर्न पर्सन। बंदा हाँ बोल देता क्योंकि जो भी मालिक होता परेशान तो रहता ही है। ठीक है, तो बोल देता हाँ भाई मैं ही हूँ, लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए? आर यू द पर्सन कंसर्न। जब आप याद करो, जब लेटर लिखते हो कहीं पे जहां पे आपको ये पता नहीं होता, जब बिजली बिल आपका आ गया 2 लाख का और आपका घर है, फैक्ट्री नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या करोगे? एक लेटर लिखोगे। किसको लेटर लिखोगे? चीफ इंजीनियर को। अब चीफ इंजीनियर को क्या लिखोगे? लेकिन आपको नहीं पता चीफ इंजीनियर चीज मैनेज करता है कि नहीं करता है, तो आप क्या लिखते हो? तो आप क्या लिखते हो? टू whom so ever concerned। ये लिखते हो नहीं लिखते हो? या ऐसा लिखते हो टू कंसर्न whom so ever? कभी सुना है ये चीज? जब हम लेटर लिखते हैं हमें नहीं पता होता है, लिखा है टू द प्रिंसिपल, टू द बैंक मैनेजर। लेकिन आपको ऐसी जगह लेटर लिखना है, आपको ये नहीं पता है बिजली डिपार्टमेंट देखता कौन है, बिजली का ज्यादा आया कम आया, आपको नहीं पता। चीफ इंजीनियर देखता है या मैनेजर देखता है या इलेक्ट्रिशियन देखता है, आपको नहीं पता कौन है बंदा, तो आप क्या लिखते हो? टू whomsoever it may concern। टू whomsoever it may concern। ये लो एग्जैक्ट सुना होगा आपने ये वाला, टू whomsoever it may concern या टू concern whomsoever। क्या बोलते हो आप? फर्स्ट वाला, पहला वाला, टू whomsoever it may concern, क्योंकि whomsoever ये व्यक्ति पहले आया और व्यक्ति के बाद कंसर्न आता, मतलब क्या हुआ? संबंधित व्यक्ति, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको लेटर दे दिया जाए। अब आप लिख दो टू द चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के पास जाएगा वो लेटर बिजली का बिल का, ये मेरा काम है क्या? फाड़ के डस्टबिन में फेंक देगा। लेकिन आपने लिख दिया टू whomsoever it may concern, तो बोलेंगे कदम साहब या पवार साहब ये देखिए आपके लिए लेटर आया। ठीक है, आपने क्या दिया है? टू whomsoever it may concern, जो भी संबंधित है उसको दे दिया जाएगा। और अगर लिख दिया टू कंसर्न whomsoever मतलब जो भी परेशान दिख रहा है उसको दे दो। तो घर से बीवी से लड़के आए हो, चेहरे मालूम पड़ जाए बिजली डिपार्टमेंट में, तो वो वैसे ही परेशान है और बिजली का बिल बोलो 2 लाख है, परेशान होकर दिमाग खराब करे, बोले अगली वैसे 4 लाख बिल डालो इसमें, है ना? क्योंकि आपने क्या किया? टू कंसर्न whomsoever लिख दिया। तो कौन सा लिखते हैं? टू whomsoever it may concern, जो भी संबंधित व्यक्ति हो। तो कंसर्न बाद में, पर्सन पहले होता है, तो पर्सन कंसर्न सही वर्ड है। कंसर्न पर्सन मतलब होता है परेशान व्यक्ति। जैसे आई एम हाईली कंसर्न अबाउट योर स्टडी, कंसर्न योर स्टडीज, तो कंसर्न के बाद योर, लेकिन लिखते क्या? आई एम हाईली कंसर्न, तो आई के बाद पर्सन कंसर्न, मतलब पहले आई आप कंसर्न हो ना, आई एम कंसर्न, तो सही है। कंसर्न आई एम नहीं बोल सकते आप। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलो पीछे का रिवीजन हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? पीछे कोई डाउट किसी को, जिसको पूछना है कि हाँ सर नहीं समझ में आया, बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ? कोई सेंटेंस जो नहीं बन रहा हो आप लोगों से? टोटल कितने सेंटेंस पढ़ाए मैंने? 35। टू बी में 10, टू डू में 4, टू हैव में 10, मॉडल वर्ब में 6, सेमी मॉडल वर्ब में 2 और मेन वर्ब में 3। कितने हो गए? 10, 20, 6, 4, 10, 30, 32 और 3, टोटल कितने हो गए?
35 स्ट्रक्चर्स, ये जिसने भी 35 स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ लिया, समझ लो इंग्लिश में उसको कोई मार्क नहीं दे सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा और क्या मतलब निकलेगा बोलने से। बस ये 35 स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो पूरी इंग्लिश आ जाएगी आप। इसके बाद कुछ चाहिए बोलने के लिए तो वो चाहिए आपकी वोकैबुलरी, वर्ड्स। आपको ये नहीं पता इसको बोर्ड कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, आई वांट ए तक पहुंच जाओगे, बस बोर्ड नहीं बोल पाओगे। तो वोकैबुलरी चाहिए। बाकी आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन 35 तक में कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे आपका टेंसेस हो, वर्ब हो, सब कंप्लीट हो गया एक ही साथ। क्लियर है? और जिन्होंने नहीं देखा है वो चाहे तो वीडियोज अवेलेबल है हमारे, पुराने देख सकते हैं जो नए लोग हैं। बाकी आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, उसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है? तो आप ये ना सोचे कि छूट गया, छूटा कुछ भी नहीं है। आप जहां जुड़े हो वहां शुरू हो जाओ। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक नाउ। चलो, न्यू टॉपिक आज शुरू नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं जिसके बेस पे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वैसे नाउन में पढ़ाता हूं बट आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसके बेस पे काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स है, या इसके बेस पे आपको वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे वर्ड आता है, ठीक है, एसएससी में, बैंकिंग में, दोनों में आता है। अगर एक वर्ड आया है, आपको मीनिंग नहीं पता उस वर्ड का, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, जो वर्ड आता है एग्जाम में, ना ऊपर दिए हुए वर्ड का मीनिंग पता होता है और ना नीचे जो 4-5 ऑप्शन दे देता हूँ उनके मीनिंग भी नहीं पता होता है, और फिर भी एग्जाम में टिक मार के आना पड़ता है। तुम क्या करते हैं? 2 टाइप के लोग होते हैं, एक बोलते हैं भगवान, आप जहाँ जाए वॉइस वहीं। ब्रेक हो रहा है सर। एक होता है भगवान कहता है कि हे भगवान, जहां आपको लग रहा है वहीं पे टिक करवा दो मेरा, जो सही लग रहा है, भगवान का नाम लेके टिक मार देता है। और एक होता है थोड़ा मंत्र पढ़ता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 90 80 पूरे 100, और जहां लगता है उसको फिर लगता है यहाँ पे 100 हुआ, यहीं पे टिक मार दो, अपने 100 नंबर यही मिलेंगे। मिलते हैं 100 नंबर, बस -100 मिलता है उसमें। ठीक है? तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं हम लोग। प्रीफिक्स मतलब नाम से लग रहा, प्री मतलब क्या होता है, पहले, और सफिक्स मतलब क्या होता है, जो बाद में लगता है। जैसे मैं बोलूं कि को डायरेक्टर, तो ये को क्या हो गया, प्रीफिक्स। और जैसे एंटी टेररिज्म, तो एंटी क्या हो गया, प्रीफिक्स। समझ में आ गया आपको प्रीफिक्स क्या होता है? ओके, चलो सफिक्स में जैसे देखते हैं हम लोग, सफिक्स में क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि नहीं, कंपटीशन, तो कंपटीशन, TION क्या हो गया, सफिक्स। TY, TH, देन नहीं LY अभी नहीं, पहले नाउन का देख लेते हैं हम लोग, एक ही साथ लेते हैं ना। TH, TY, SION, सायन नहीं है वो, ठीक है, SION है। देन MENT, AGE, और CY, ENCY, सॉरी, ENCY, CE, शिप। तो ये जो वर्ड हैं, जितने वर्ड हैं TI1 तक, ये TI1 तक, ये सारे किसके सफिक्स हैं, नाउन के। मतलब अगर ये लास्ट में लगे हैं तो 99.99% चांस है कि वर्ड क्या होगा आपका, क्या होगा, नाउन होगा। अरे सफिक्स तो है ये, वो सब सफिक्स तो बहुत सारे आ सकते हैं। ये अगर आखिरी में TI1 लगा है, TY लगा है, TH लगा है, SION लगा है, MENT लगा है, एज लगा है, ENCY लगा है, CE लगा है, SHIP लगा है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। लेकिन अगर ये लगे हैं तो कंफर्म है वर्ड क्या है, वो नाउन, सफिक्स, नाउन है। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना है, नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, और एडवर्ब का। ये 4 टॉपिक के आपको सफिक्स और प्रीफिक्स रट जाने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में, अगर बैंकिंग का कहूं मैं, तो बैंकिंग में आपके कम से कम 4 से 5 नंबर कंफर्म सॉल्व हो जाएंगे इसके बेस पे।
अब सोचो कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज है लेकिन इसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन आराम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे वर्ड पूछा जाए, कहीं भी काम आता है ये। तो और अगर एसएससी की बात करो मेंस की, तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके बेस पे। समझे आप? ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के क्या पढ़ना है आपको? प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कंपटीशन, टीआई1 वाले और वर्ड बताओ मुझे जिसमें आखिरी में टीआई1 आता है, बताओ। कंपटीशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन, हाँ डिप्रेशन तो यहाँ आ जाएगा ना, प्रिपरेशन, हाँ प्रिपरेशन, Transition. डिफरेंशिएशन, ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, सिलेक्शन, ये सब नाउन है। टीवाई बताओ, Abbreviation. टीवाई बताओ। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? एडजेक्टिव, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्यूटी क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? नाउन है सर। नाउन, पक्का ब्यूटी? एडजेक्टिव है। मैं जानता, देखा तो जरूर बोलेंगे एडजेक्टिव है, क्योंकि उनको लगता है ब्यूटी मतलब सुंदर। सर सुंदर तो सर वो तो गुण होते हैं ना किसी के। मैडम सुंदरता गुण होता है, सुंदर गुण नहीं होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। ब्यूटी हमें लगता है कि ये एडजेक्टिव है, बट ऑनेस्टी नाउन है। ब्यूटी टीवाई लगा है, ये भी नाउन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एफ्यूएल लगा है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो सफिक्स होता है एफ्यूएल होता है, टीवाई नहीं होता। टीवाई तो नाउन होता है। तो ऑनेस्टी है, ब्यूटी है। जैसे देखो मैं बोलूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन हो गया। और ही हैज डन हिज वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम किया है। तो ईमानदारी से के लिए एलवाई लग जाता है, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आया? एक ही वर्ड के 3 बता दिया आपको। समझ में आया आपको क्या होता है? तो प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स के साथ साथ मीनिंग बदल जाता है। सफिक्स से आता है ये आपका ग्रामर बदल जाता है। वो वर्ड पहले देखो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या था? एडजेक्टिव था। ऑनेस्टी क्या बन गया? टीवाई लगा दिया, सफिक्स से क्या बन गया? नाउन बन गया। एलवाई लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। समझा आपको? समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझे। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ गए। सर मैंने ये 2020 के एंड में आपने जब पेपर सॉल्व कराया था तो इसके बेसिस पे करा रहे थे, लेकिन मेरे को समझ नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कौन सा? 2020 के एंड में आपने पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे ना आप, 2020 के एंड में। हाँ, हाँ तब नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, वो टाइम पे थोड़ा न्यू था ना। ओके, तो नहीं, जो नए लोग हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ट्यूनिंग बढ़ जाती है, समझ में आने लगता है चीजें। अब मुझे बताओ टीवाई हो गया। अब टीवाई का बताओ वर्ड और बताओ। ऑनेस्टी, ब्यूटी, और बताओ जिसमें टीवाई आता हो लास्ट में। Inactivity. एक्टिविटी, फैटर्निटी, लिबर्टी, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, सारे Maturity. बिना रॉयल्टी, बिना सोचे बोलो नाउन है ये। सोचो ही मत इस बारे में, क्या है वर्ड? ये सारे नाउन है। नाउन है। और बताओ टीवाई वाले वर्ड। Maturity. मैच्योरिटी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, Probability. वैलिडिटी, अवेबिलिटी, इक्वालिटी, Availability. अवेलेबिलिटी हो गया ना, इक्वालिटी हो गया, Probability. प्रोबेबिलिटी हो गया, Capability. कैपेबिलिटी हो Morality. गया, मोरालिटी हो गया। अब समझ में आ गया आपको सारे नाउन। टीएच, विड्थ, लेंथ, हेल्थ, वेल्थ, Breadth. ब्रेथ, विड्थ, लेंथ, देन वेल्थ, हेल्थ। और बताओ टीएच वाले वर्ड्स। फेथ, डेप्थ, फेथ, फेथ, फिफ्थ, ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए। नहीं फिफ्थ नाउन नहीं है सर। वो टीएच आप ध्यान रखो। फेथ सर, हाँ, फेथ नाउन है, फेथ नाउन है। लेकिन यदि आपका ऐसा बोल रहे हो आप, फर्स्ट सॉरी कौन सा बोला? फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, एट्थ, यहाँ पे टीएच लग रहा है, बट ये क्या हो कहलाते हैं मालूम आपको? जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डिनल्स। नंबर लिखने के 3 तरीके होते हैं। ये एडजेक्टिव होते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट,
सेकंड लास्ट, फिफ्थ, सिक्स, 9, 10 अब तो जितने भी ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स, 1, 2, 3, 4 ये कहलाते हैं कार्डिनल्स, और वंस, ट्वाइस, थ्राइस ये जो होते हैं ये कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ये पढ़ेंगे हम लोग इसमें एडजेक्टिव में। तो ये नंबर पे मत जाओ, नंबर आपके ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। 9, 10, 11, 5 बताया था ना, इसका th ही द लगता है, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द फिफ्थ, द 10th, उससे मत जाओ। नंबर्स नहीं है, नंबर के अलावा जितने वर्ड्स हैं वो है सारे आपके नाउन है। नंबर किस में आता है? नंबर इज एडजेक्टिव। SI1 सायन, SI1 क्या है? सायन दादर है क्या? SI1 क्या है? comprehension, एडमिशन, comprehension, परमिशन, कॉम्प्रहेंशन, कंफ्यूजन, कमीशन, कंफ्यूजन, extension, इलेक्शन तो यहाँ आएगा, एक्सटेंशन, सस्पेंशन, समझ में आपको? नाउन है। MENT बताओ, एप्रिसिएशन, MENT बताओ क्या है? engagement, मैनेजमेंट, कमिटमेंट, Complement. रिटायरमेंट, amendment, रिटायरमेंट, argument, आर्ग्यूमेंट, punishment, पनिशमेंट, मेजरमेंट, प्रिक्योरमेंट, चलो ये सब नाउन है। एज, बैंडेज, और क्या? गार्बेज, मैनेज, मैनेज, Courage. वो एक चलता है ना, हेल्पेज इंडिया चलता ना, advantage, एडवांटेज, Courage. करेज, Sewage. गुड, हाँ क्या बोला? Sewage canal होता है ना, sewage canal. यूसेज, वेज, ये सारे नाउन है, ठीक है। ENC भाई बताओ, इमरजेंसी, फ्रीक्वेंसी, लीनियंसी, अर्जेंसी, comprehensive, हाँ क्या बोल रहा हूँ? comprehensive, नॉट गेटिंग अ वर्ड, क्या बोल रहा हूँ? the comprehensive, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कॉम्पिटेंसी ऐसा बोल रहा हूँ। ये सारे वर्ड क्या है? नाउन है। सी का देखो क्या आएगा? एडवाइस, चॉइस, रिजॉइस, और बताओ? नाइस, noise, और बताओ? कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसे ही होता है ना, सी थोड़ी होता है, लास्ट में सी ही चाहिए। noise, voice, एडवाइस देखो, एक होता है एडवाइस, Slice. ADVI, हाँ स्लाइस, गुड, एडवाइस होता है, और एक होता है ADVIC, Dice. एडवाइस। डाइस भी होता है, डाइस होता है ना, खेलते हैं हम लोग, डाइस नाउन है वो। मुझे बताओ एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर है? एडवाइस क्या है? नाउन है कि, और एडवाइस क्या है? CE ये advice क्या वाला है? नाउन है, ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। Sir, आपने advice सी लगा तो noun है। नाउन है, और ये एडवाइस object, वाओ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो देयर, यही एडवाइज मी टू गो टू डॉक्टर, यही एडवाइज मी टू गो टू डॉक्टर, क्या आएगा? सर रिपीट करो ना एक बार। ही एडवाइज मी आएगा टू गो सर। टू डॉक्टर। हाँ noun है। नाउन बोलेगा, क्या बोल रहा? नाउन बोलेगा। sir noun आएगा, advice होगा, नहीं 20% ये था। advice, हाँ नहीं, वो कैमरा ऑन रहता है तो फटाफट। लगा दो। क्या आएगा? एडवाइज या एडवाइज? एडवाइज CE वाला आएगा सर, CE वाला। सी वाला आएगा, तो उसके देखो। सर नाउन ही आएगा। नाउन कैसे आएगा बेटा? नाउन ऑलरेडी आपका sir सब्जेक्ट हो गया। verb आएगा, advice आएगा, वर्ब आएगा। ही verb एडवाइज, आएगा, right, ADVICACD, he advised me to go to doctor या to consult a doctor। हाँ Advice advice हो किया। जाएगा, तो ED लग जाएगा, एडवाइज, ये आपका वर्ब है। आ रहा समझ में? उसे सलाह दिया ना, तो देना लेना क्या होता है? मैंने बताया था ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, जिसमें भी नाना जी आते हैं सारे वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, सोना, है ना, खाना, नाना जी आएंगे तो वर्ब है वो। यहाँ पे एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना या लेना, और एडवाइस मतलब क्या होता है? खाली सलाह।
You need an advice of a doctor. You need an advice of a doctor. तो डॉक्टर के सलाह देने की जरूरत है या सलाह की जरूरत है? सलाह देना लेना आएगा या सिर्फ सलाह की जरूरत है? सर कैमरा हाँ, सर दिख नहीं रहा क्लियर, एंगल टेढ़ा है। अभी दिख रहा है? You हाँ, need सर, an, यहाँ पे एडवाइस आएगा या एडवाइस आएगा? डॉक्टर क्या CE चाहिए? आएगा। इधर नाउन आएगा, डॉक्टर का सलाह चाहिए। Noun आएगा, ADVIC, noun। डॉक्टर का सलाह, सर नाउन आएगा, एडवाइस होगा। एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, और ए एंड द वैसे भी आर्टिकल जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है। यू नीड एन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर या एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर? नाउन Noun आएगा, आएगा। एडवाइस। आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, सलाह देने लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सलाह की जरूरत है। और यहाँ पे ही एडवाइस में सलाह दिया या लिया, तो देना लेना, देना लेना ना आ रहा है ना, तो वर्ब है। और ये क्या होता है? सलाह। सलाह क्या है? एडवाइस क्या है? नाउन है। लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा? सी लगा हुआ था, नाउन है। शिप में बताओ, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, लीडरशिप, लीडरशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, और TURE भटूरे, मतलब फ्यूचर है ना, फ्यूचर, नेचर, फर्नीचर, डिपार्चर, एडवेंचर, ये सब नाउन है। अभी आपने देखा इससे आखिरी में ये जो लग रहे हैं वर्ड, ये सारे वर्ड बिना सोचे आपने बोल दिया। क्या है वो? ये सफिक्स देख के आपने क्या बोल दिया? वर्ड क्या है? Noun. नाउन। ऐसे ही आपको नेट पे जाओ, गूगल पे सर्च मारो, प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, सफिक्स यूज्ड विद नाउन। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। Meant, age, सर लिखना है सर, रफ मत करो। क्या बोल रहे हो? seaman, CE, ship, TUR, tour. नाउन म्हणजे काय की सर आपल्याला काय माहित नसेल तर वर्डच्या लास्ट सर शिप के बाद क्या लिखा है? शिप के बाद TURE, जैसे फ्यूचर, एडवेंचर, नेचर, डिपार्चर, TURE लिखा मैंने। शिप एवर इमरजेंसी। मैंने आप बोल बोल के मत बोलो, सबको सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप मन में बोलो और लिखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट फाइंड आउट द प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, सफिक्स यूज्ड विद नाउन। फुल लिस्ट बनाओ अपने कॉपी में देख करके गूगल से। फिर बनाओ प्रीफिक्स यूज्ड विद एडजेक्टिव, सफिक्स यूज्ड विद एडजेक्टिव, उसकी एक लिस्ट बनाओ। देन वर्ब का बनाओ, प्रीफिक्स यूज्ड विद वर्ब, सफिक्स यूज्ड विद वर्ब। देन बनाओ प्रीफिक्स यूज्ड विद एडवर्ब एंड सफिक्स यूज्ड विद एडवर्ब। समझा आपको? सर होमवर्क के नाच में है। ये होमवर्क नहीं है, अभी बनाओ, अभी सुनाओ। होमवर्क कहाँ है अभी? अभी होमवर्क दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी इतना लिखो आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं चीजें वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको किताबों में मिलेगा नहीं कहीं पे। आपको दिखता है कहीं किताब में देखा आपने आज तक ये सब चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ? नहीं सर, कभी क्योंकि नहीं। मैं एग्जाम सॉल्व करने के हिसाब से पढ़ाता हूँ। मैं आपको बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मुझे पता उससे बनता नहीं क्वेश्चन एग्जाम में। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे आपको एग्जाम में। अब मुझे पढ़ाना आसान हो, जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो मैं फिर बोल सकता हूँ कि देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसके बेस पे ये आंसर आएगा। फिर अब ये मत बोलना सर आपने तो नाउन पढ़ाया नहीं, एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं। वो मैं पढ़ाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। जो बुक में पढ़ा है आपने वो तो पढ़ा ही दूंगा फटाफट फटाफट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली उसके बेस पे क्वेश्चन बनते नहीं है एग्जाम में। आपको पेपर सॉल्व करना है या आपको सिर्फ आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है? पेपर सॉल्व करना है ना, सिलेक्शन चाहिए ना। यस सर। है ना, खाली पढ़ना है तो फिर बोलो मैं 15 दिन में भी कोर्स कंप्लीट कर देता हूँ। सर शिप के नीचे का लास्ट वर्ड का क्या कहा था? जो फ्यूचर है, नेचर है, एडवेंचर यार है, क्या? TURE। जो फ्यूचर, नेचर, एडवेंचर, डिपार्चर, कल्चर, और बताओ TURE वाले वर्ड। मैच्योर, सर पंक्चर भी आएगा? और पंचर भी आएगा ना बेटा, पंचर भी वही है। पंचर, कल्चर,
एडवेंचर सब आ जाएगा। अभी पहले आप ये निकालो प्रीफिक्स और सफिक्स यूज विद नाउन। प्रीफिक्स और सफिक्स, पहले प्रीफिक्स निकालो नाउन के साथ जितने भी हैं लिख के दो मुझे, देन सफिक्स कितने हैं नाउन के साथ वो लिख के दो, देन एडजेक्टिव प्रीफिक्स एडजेक्टिव के साथ क्या लगते हैं वो अलग से लिखो, फिर सफिक्स एडजेक्टिव क्या लगते हैं वो लिखो, फिर प्रीफिक्स वर्ब के साथ क्या लगता है वो लिखो, फिर सफिक्स वर्ब के साथ कौन कौन से लगते हैं वो लिखो, फिर प्रीफिक्स एडवर्ब के साथ कौन कौन से लगते हैं वो लिखो, फिर प्रीफिक्स सफिक्स एडवर्ब के साथ कौन कौन से लगते हैं वो लिखो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आपस में कैसे नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से नाउन कैसे बना दिए जाते हैं वर्ड को। लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया और जो मेरे 35 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए वो सीख लिया तो समझ लो आपको 95% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको आप नाउन प्रोनाउन चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपसे काम चल जाएगा। तो इसमें सब कवर कर देता हूँ मैं सब चीजों में। एंड दिस आई हैव क्रिएटेड एज पर माय एक्सपीरियंस। तो पेपर सॉल्विंग देखता हूँ मैं, उसके बेस पे बनाता हूँ। ये आपने पहले भी करवाया है ना सर? क्या बोल रहे हो? ये करवाया हुआ है ना पहले भी? नहीं, थोड़ा सा बताया था ना, पूरा डिटेल में इतना नहीं बताया था, सिर्फ नाउन का बताया था मैंने थोड़ा बहुत, पूरा डिटेल में नहीं बताया था। अभी आज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये पूरा पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं आपको लूंगा मॉडल वर्ब। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि विल का वुड पास्ट टेंस है, शैल का शुड पास्ट टेंस है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में वुड यू लाइक टू जैसे कम विथ मी, अब वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस है क्या कि गया था, वो क्या है एक रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया ना, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, मेरे साथ आना चाहोगे क्या। तो विल का वुड पास्ट टेंस सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाने में काम आता है, बाकी जगह नहीं। सॉरी, इसमें क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में काम आता है, बाकी अब उसके अलग अदर सेंस भी होते हैं, तो वो पूरा सेंसेस पढ़ने हैं हमको मॉडल वर्ब्स के। तो सबसे कंफ्यूजन उसमें भी होता है लोगों को कि विल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वुड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो सब भी पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। पहले ये खत्म करते हैं, उसके बाद फिर वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये सब के बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां भी गलती होती है लोगों से। अभी पूछूंगा तो आपसे भी गलत हो जाएगा। पूछूं एक क्वेश्चन, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। लिख लिया, रब कर दो ना। तो जो भी पढ़ाऊंगा मैं एग्जाम पर्पस से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चैप्टर खत्म नहीं कर रहा हूँ कि हाँ चैप्टर खत्म हो गया, इसलिए मैं 6 महीने लेता हूँ पूरा पढ़ाने में, चाहे मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश को पूरा पढ़ने के लिए मैं खुद बोलता हूँ 6 महीने लगेगा प्री मैथ्स दोनों पढ़ाने के लिए। और ज्यादातर लोग क्या होता है 2-3 महीने पढ़ाते हैं, सिर्फ प्री पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। हमको सिलेक्शन चाहिए, खाली पढ़ाना नहीं है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ क्या यहाँ पे आएगा। ऑप्शन है आपके पास, हैज है, हैव है, क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? है जाएगा सर, हैज आएगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डन है, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और सर आई या फिर माय ब्रदर यानी सिंगुलर के लिए यूज होगा ना। आई सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो ये आप आई के हिसाब से लगा रहे हो क्या है, लेकिन आई के साथ तो हैव आता है कि हैज आता है। आई हैव डन दिस या आई हैव डन दिस? आई और माय ब्रदर है ना सर।
हाँ तो आई और माय ब्रदर, तो फिर किसके हाथ से लगाओगे? आई के साथ तो हैव लगता है और माय ब्रदर के हाथ से हैज लगता है, तो हाँ लगाओ क्या? सर दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो सर सिंगुलर सर ही आ हैज जाएगा। आएगा, हैज आएगा सर। नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं होता। यहाँ पे अगर और लगा है तो जो सेकंड वाला है उसके हिसाब से वर्ब आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? हैज। तो ये आई के हिसाब से नहीं आया, ये माय ब्रदर हैज डन दिस। नहीं तो आई बोलोगे तो इसका मतलब क्या होता है? आई हैव डन दिस और माय ब्रदर हैज डन दिस। तो ब्रदर के साथ हैज आएगा और आई के साथ हैव आएगा। बट अगर एक साथ दोनों लिखा हुआ आई और माय ब्रदर, तो और या ऐसा वर्ड लिखा हो जहाँ सेपरेशन की बात हो रही हो, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। तो ये सब रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा आपको? हाँ सर समझ। अब ऐसा बोलो, आई along with my friends, he along with his friends coming for the party tonight. बोलो क्या आएगा? will be आर सर, आर। हाँ सर, मेरा भी सेम आ रही। ऑप्शन आपको इज, आर, ए आ रही सर। सर विल भी लग सकते हैं। विल बी। ऑप्शन दे रहा हूँ ना आपको, जो ऑप्शन चाहिए बताते जाओ, मैं सब देता हूँ। विल बी, शैल बी, आएगा क्या? आर सर। सर मेरा आर भी तो सेम आ आए रही। सर, आर सर लगेगा, लेकिन सर मैं पूछा विल भी लग सकते हैं क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो सारा ऑप्शन दे दिया ना, अब आप सर बताओगे क्योंकि ना वो क्या पार्टी आएगा। में आने वाले हैं, उसके दोस्तों के साथ में, तो आर की पॉसिबिलिटी मेरे को ज्यादा लग रही है। सर मुझे लग रहा है विल भी आएगा। ये ना सर आर आएगा 100%। क्या आएगा बताओ? इज। ही along with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ। 90% लोग सही बोल रहे हैं। क्या आएगा? गुड। किसी को डाउट इसमें? नहीं नो सर, सर। पक्का Yes, सर, sir. 100%। कुछ भी जीरो मिलेगा। सर शाल भी आएगा ना? आएगा ना, ये क्योंकि आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब बोलो सर ऐसा कैसे? ही हाँ के सर, लिए कैसे? लेना और है। इन दोनों में से विल बी आएगा, क्योंकि शैल भी होता है आई के साथ। विल नहीं आ सकता क्या? विल बी विल भी हो सकता है। विल भी तो जनरल हो गया ना, लेकिन इज और आर की अगर बात करें सिंगुलर या प्लूरल, विल भी में तो क्या सिंगुलर प्लूरल फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, इसलिए यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज गई आपकी। आवाज। ये सिंगुलर है ना, प्लूरल है। अब आपको क्या लगता है कि ही, सर ही तो सिंगुलर है, बट अलोंग विथ लिखा है और उसके दोस्त लोग भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स लिखा है, वो तो जब बहुत सारे होगा तो सर वो भी जानता है कि अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर आर आता है। बट यहाँ पे आपने इज लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि जब ये अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अगर ये सब वर्ड्स बीच में रहते हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ऐसे वर्ड्स लगा रहते हैं, तो वर्ब जो होता है वो पहले वाले के हिसाब से आता है। अब आप खुद अब हिंदी में बोलो, समझ में आएगा। वो अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी में आ रहा है या आ रहे हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? आ रहे हैं। अरे नहीं बाबा, वो आ रहा है आ सर। रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ अपने इस पार्टी में आ रहा है। आपका ध्यान किस पे ज्यादा रहता है, फोकस किस पे है? ही पे है कि उसके दोस्तों पे है? ही पे। ही पे, तो ही के हिसाब से वर्ब लगेगा ना फिर वहां पे। अब समझा आपको? तो ये पढ़ेंगे
ये बहुत इंपॉर्टेंट सर टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते इसको हैं। जब बोलते हैं तो सर ऐसे ही बोलते हैं ना, ही इज कमिंग विथ अलोंग विथ हिज फ्रेंड। ही इज Is कमिंग along with his friend। हाँ, या तो वैसे जोड़ोगे तो भी देखो इज आता है, बट वहाँ पे ही के साथ लगा है ना, तो वहाँ हाँ पे समझ में सर, आ जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हाँ क्योंकि दो दिखते हैं ना बहुत सारे, तो ज्यादा हाँ लोग आर सर, ला के आता है टिक में वहाँ पे। क्या आपको लगता है ही along with his friend, तो वो तो है ही है, साथ में उसके दोस्त लोग भी होंगे, तो बहुत सारे होंगे, तो क्या आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, प्लूरल वाले वर्ड डालना शुरू कर देते हो आपको। अब समझा आपको? तो सफिक्स और प्रीफिक्स ये नेक्स्ट टाइम आप करके आओ, उसके बाद ये मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ हेलो सर। जो सर हेलो। नेक्स्ट टाइम पे ये मैं नहीं करा, मुझे चाहिए। हाँ बोलो। गूगल से हाँ बोलो। देख करके निकालने का। हाँ गूगल से देख के निकालो ना, आपको सफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स निकालना है। अभी एक काम करो, अभी आप सर्च कर सकते हो, सर्च करो मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे देखना है। हाँ सर बोलिए आप। कर रहे हो अभी आप सर्च, देखो प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन। प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, और इसमें चले जाओ, एक लिखा हुआ है डिक्शनरी cambridge.org, दिखा आपको? कैम्ब्रिज डिक्शनरी हाँ का सर, हाँ सर, हाँ प्रीफिक्स सर। इंग्लिश ग्रामर टुडे कैम्ब्रिज डिक्शनरी, वहां चले जाओ, उस पे देखो, वहां पे मिल जाएगा आपको। देखो प्रीफिक्स लिखा पॉसिबल का इम्पॉसिबल दिख रहा है आपको, एबल अनेबल, लेकिन ये सब मिक्स वाले हैं। द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंटी, ये देखो ये नाउन का लिखा है द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंटी का अगेंस्ट या अपोजिट टू मतलब होता है, जैसे एंटी गवर्नमेंट, एंटी रेसिस्ट, एंटी वॉर। फिर उसका ऑटो, ऑटो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोमोबाइल, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ये मीनिंग भी दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ डिटेल में, देखो आप, दिखा आपको? हाँ सर दिख रहा है। दिखा आपको? इसी टाइप से हम्म। और भी इसमें जाओ प्रीफिक्स, और भी दूसरे वाले जो है जिसमें दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है यूज प्रीफिक्स फॉर नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, उसमें जाओ प्रीफिक्स नाउन वाले पे। ऐसे आपको निकाल निकाल के जितने मैक्सिमम वर्ड हो सकते हैं आप निकाल के लाओ, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब मत जोड़ देना। नाउन मतलब कंप्लीटली नाउन। क्लियर है? यस सर। हाँ सर, और मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। सर मतलब अपने इंग्लिश वाले पेपर में कॉम्प्रिहेंशन कितना मार्क्स का आता है और कैसे आता है, जरा बताओ ना प्लीज। तो देखो डिपेंड करता है, आपका बैंकिंग का पेपर अगर ये है, तो यदि प्री का पेपर है, तो प्री के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? 30 मार्क्स का। ठीक है, यदि आपका एसएससी के पेपर है तो कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का। क्लियर है? प्री के पेपर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री पेपर। यही होता है ना, एसएससी में हाँ सर। 25 मार्क्स का आता है, और मेंस में एसएससी में आपका 200 मार्क्स का होता है। दिस इज अबाउट एसएससी एंड दिस इज अबाउट बैंक एंड इंश्योरेंस। चाहे कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम, आपको यही मार्क्स 30 मार्क्स का रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है 25 मार्क्स और 200 मार्क्स। और मेंस में वहाँ कितना रहता है? मेंस में वहाँ रहता है इंग्लिश रहता है टोटल 50 मार्क्स, सॉरी 40 मार्क्स का। मेंस में 40 मार्क्स होता है मेंस में, बैंक का इंश्योरेंस। अब आपको बता देता हूँ मार्किंग कैसा रहता है। ये 30 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का बैंकिंग वाले में, प्री में 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आता है। 10 मार्क्स में क्या करते हैं, आपको इसमें 10 क्वेश्चंस दे देते हैं, और कई बार 5 मार्क्स का आता है तो 5 क्वेश्चंस दे देते हैं साथ में, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। समझा आपको? मेंस में आपका 10 मार्क्स का आता है, और प्री में आपका 5 मार्क्स का आता है। तो एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पर 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, या कई बार 5 क्वेश्चन की जगह क्या रहता है 7 क्वेश्चन रहते हैं, तो 7 मार्क्स का भी आता है। तो 5 to 7 मार्क्स, नॉर्मली 7 मार्क्स का रहता है, 30 में 7 मार्क्स का रहता है। 5 क्वेश्चन आजकल नहीं आते, 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आते हैं। अब 7 क्वेश्चन में क्या रहता है, 5 क्वेश्चन तो आपके रहते हैं जो पैसेज के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है,
और 2 क्या रहते हैं, 2 मार्क्स का जो रहता है वोकैब्स होते हैं। और ये वोकैब्स कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया रहता है बोल्ड करके, और उसका मीनिंग बताना पड़ता है एज पर द दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि पैसेज में इस वर्ड का क्या सेंस में यूज किया गया, उसके हिसाब से आपको मीनिंग बताना है। जबकि एसएससी में अगर वर्ड आता है बोल्ड करके, तो वर्ड का मीनिंग जो होगा, लिटरल मीनिंग क्या जो डिक्शनरी कहती है वो उस पर टिक मारना है, और यहाँ पे किस पर टिक मारना है, जिस पैराग्राफ में कहता है उस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे वहां पे चेयर का मतलब पोजीशन बताया था ना, तो अगर यहाँ पे चेयर लिखा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, पोजीशन आएगा। बट अगर एसएससी में अगर चेयर पूछा तो क्या आएगा, कुर्सी ही आएगा। समझ में आ रहा डिफरेंस दोनों में? हाँ सर। मतलब बैंकिंग में एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज पूछा जाता है मीनिंग क्या होगा वोकैब, और ज्यादा वोकैब नहीं आता, सिर्फ 2 ही आता है वर्ड। और एसएससी में 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपका सिर्फ जो होता है वोकैब से, बहुत अच्छा वेटेज है इसका। 5 मार्क्स में सिर्फ वोकैब आता है, और 20 मार्क्स में 5 मार्क्स का पैसेज आता है, 5 का 10 मार्क्स का पैसेज आता है। क्योंकि इसमें एक पैसेज नहीं होते हैं एक्चुअली, 5 मार्क्स चीज का 5 मार्क्स पैसेज 2 होते हैं, 5 मार्क्स के 2 पैसेज होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 5 मार्क्स का एक ही पैसेज, मतलब 7 मार्क्स का पैसेज होता है, इसमें 5 मार्क्स आपके क्वेश्चन पैसेज के बेस पे पूछा जाता है, और 2 वोकैब्स होते हैं। कई बार एक का एंटोनिम पूछा जाता है, एक का कई बार सिनोनिम पूछा जाता है। इसीलिए आपको प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम कोई भी हो, नाउन का ऑप्शन जो आएगा वो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, वर्ब का वर्ब होगा, एडवर्ब का एडवर्ब होगा। तो यही 4 पूछा सकते हैं। प्रीपोजिशन में मीनिंग थोड़ी पूछा है कोई आपसे। वोकैब में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं बताओ? आपको नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन के मीनिंग थोड़ी पूछेंगे आपसे। हाँ आ रहा समझ में? हाँ। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मीनिंग थोड़ी पूछेंगे आपसे। आपसे पूछा जाएगा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब, इन चारों में से किसी एक का मीनिंग पूछा जाएगा, और चारों का आपको सफिक्स प्रीफिक्स पता है, तो बिना वर्ड के मीनिंग जाने आप टिक मार सकते हो, इसका आंसर यही होगा। हाँ सर, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ 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 सर, समझ समझा ना? अभी जब पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, जब पेपर सॉल्विंग कराऊंगा ना तो और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं पहले ये बेसिक चीज समझा दूं आपको, देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग पेपर। फिर पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं आपको एक दिन पहले पेपर दे दूंगा, आपको सॉल्व करना है, अगले दिन सॉल्व करके आना है, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। हाँ क्योंकि क्लास में अगर आप क्लास में बोलो कि पैराग्राफ पढ़ो बैठ के, तो बस पढ़ते रह जाओगे, आधा घंटा टाइम पास होगा। हाँ सर। आपको तो 1 हफ्ता पहले पेपर दे दूंगा मैं। आप पूरा पेपर आप 1 हफ्ते में 1 दिन तो टाइम मिलेगा ना, आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आओ, और फिर जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए वो तो मैं आपको भी भेज सकता हूँ, इसका आंसर ये है, बट क्यों होगा इसका आंसर वो मैं बताऊंगा क्लास में, कि व्हाई यू शुड, बताओ आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस व्हाई यू आर गोइंग टू पुट दिस सेकंड वन एज द राइट ऑप्शन, कारण क्या है, बाकी 3 क्यों रिजेक्ट करते हो। तो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट इज द आंसर, द इम्पोर्टेंट इज, द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन इज बाकी क्यों नहीं, व्हाई वी आर रिजेक्टिंग अदर ऑप्शन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एनी अदर डाउट? नहीं सर, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि आप बोले फिजिकल लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो सर ऑनलाइन लेक्चर्स भी चालू रहेंगे ना साथ में? तो सर वही मैं बोल रहा था कि सर ट्रैवल कोई अगर ऑनलाइन लेक्चर चालू रहेंगे। हाँ सर, क्योंकि कोई बच्चे अगर समझ लो ट्रैवल अगर थोड़ा टफ पड़ रहा है तो सर उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा ना। नहीं देखो, आपका जो फिजिकल लेक्चर जो चालू होगा, फिजिकल लेक्चर डिपेंड्स फ्रॉम लाइक बाकी लोग चाहते नहीं चाहते ब्रांच वाले, बिकॉज माय अदर ब्रांचेज आर फ्रेंचाइजी ब्रांचेज, तो उन लोग चाहते कि नहीं चाहते उस पर डिपेंड करता है, लाइक दादर, बोरिवली, मीरा रोड जो भी है। बट राइट नाउ आई कैन अश्योर यू फॉर डोंबिवली, थाने एंड घाटकोपर, यहाँ तो ऑनलाइन फिजिकल दोनों रहेगा। बट फॉर दादर यू हैव टू कंसल्ट योर मैम whether she is willing to give you the online lectures या नहीं, आपकी डिमांड है नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। And for other branches also same as for Mira Road and Borivali. But for Thane, Ghatkopar and Dombivli, it is confirmed that we will have a live lecture also, recorded lecture also, and the physical lecture. अच्छा, यानी सर अगर मैं थाने का हूँ तो सर ऐसे मतलब जैसे लेक्चर अटेंड करा वैसा भी मैं कर सकता हूँ ना अगर मैं चाहूँ? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं आ सकते हो क्लास के अंदर तो यू कैन अटेंड द ऑनलाइन लेक्चर, ऑप्शन है आपको। ठीक है? हाँ सर। ओके। और दादर में भी ऐसा नहीं है, दादर में नहीं मिलेगा, यू हैव टू जस्ट कंसल्ट योर मैडम कि उनको आपको चाहिए तो शी कैन गिव यू दैट। सर कल आपका ही लेक्चर है ना? नहीं कल नहीं मेरा लेक्चर, कल किसका है, रीजनिंग का है ना, रोहित सर का है।
नहीं सर अच्छा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है मैथ्स का और रीजनिंग का? कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं सर सर बहुत इजी जा रहा है। बहुत इजी जा रहा है, समझ में आ रहा है? सर बहुत हाँ। इजी तो नहीं बोलेंगे पर समझ आ रहा इजी जा रहा है तो समझ में आ रहा है। हाँ मतलब वही तो point। तो देखो जो नए हैं उनकी बात छोड़ दो, जो पुराने हैं उनको समझ में आ रहा है, तो जो नए हैं उनको भी कुछ दिन बाद समझ में आने लगे, बिकॉज कोई ऐसा नहीं कोई इंटेलिजेंट है कोई बेवकूफ है, बस धीरे धीरे समझ में आने लगता है, ट्यूनिंग जम जाते टीचर से समझ में आने लगता है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू द इजी वन, वी आर गोइंग टू टीच यू एज पर द एग्जामिनेशन। दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको आसान आसान पढ़ा के बेवकूफ नहीं बनाऊंगा कि हाँ एडमिशन ले लिया आसान आसान पढ़ो, बच्चों को समझ में आएगा, उनसे पेपर सॉल्व हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। या जो पेपर में आता है एक्चुअली वो उस पैटर्न पे पढ़ाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है सर वो पढ़ाओ। है ना? पेपर क्योंकि में मैं आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा दूं और आपसे पेपर में क्वेश्चन बने ही नहीं, मैं आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन सब पढ़ा दूं और क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बनेगा, हमें क्या फायदा है ना? वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ माय टाइम। वी आर स्टडिंग हियर जस्ट टू हैव द सिलेक्शन, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता हमारा। तो एग्जाम में बैठने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना काफी होता है। आपके आजू बाजू वाला कोई फॉर्म भर देगा ना, वो भी एलिजिबल है जाके एग्जाम में बैठने के लिए, टिक मारने के लिए उसको भी अलाउड है, जाओ टिक मार दो जितना मारना है, बट अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए पढ़ के जाना पड़ता है। क्लियर है? यस सर हाँ सर। ओके, थैंक यू, Thank you, थैंक यू sir. लॉट। बाय। थैंक यू सर।